कविता की शादी को कुछ ही दिन हुए थे। सारे मेहमान धीरे धीरे जाना शुरू हो गए थे। जब तक मेहमान थे तब तक सब ठीक ठाक चलता रहा, पर जब सारे मेहमान चले गए तब एक दिन कविता अपने पति के साथ छत पर बैठी थी और तभी उसकी सास आ गई और कहने लगी, बहू यह तुम्हारा ससुराल है, यहाँ पति के साथ सबके सामने हमारे यहाँ कोई नहीं बैठती। कविता को बड़ा अजीब लगा कि अपने पति के साथ ही तो बैठी है। उसे लगा अपने कोई जुर्म कर दिया। अब तो रोज़ सास का टोकना शुरू हो गया। अपनी तरफ से कविता कोई शिकायत का मौका नहीं देती थी, फिर भी उसकी सास कभी कविता को पल्ला ठीक करने के लिए कहती, कभी कविता चार औरतों के बीच में आके बैठ जाती तो उसकी सास उसे घूरने लगती और तब तक घूरती जब तक कि कविता वहाँ से उठ के किचन में न चली जाती। कविता का कोई भी काम उसकी सास को पसंद नहीं आता। कविता कितना भी अच्छा कर ले, लेकिन सास को कोई ना कोई कमी निकाल ही देती। हद तो तब हो गई जब सास कविता के आने जाने पे भी टोकने लगी, इधर मत खड़े हो, उधर मत देखो, कोई देख लेगा तो क्या बोलेगा। कविता के पति देव के एक दोस्त की शादी थी और देव को जाना था। कविता ने सोचा शायद उसे भी जाना होगा, तो उसने भी एक साड़ी पसंद कर ली पहन के जाने के लिए। पर सास ने कहा, बहू हमारे यहाँ औरतें शादियों में नहीं जाती। कविता बेबस हो गई। क्या कहती जब पति की कविता का हाथ नहीं देता। कविता सोचने लगी, कैसा ससुराल है, यहाँ इतनी पाबंदी क्यों है, सब कुछ अजीब है। यहाँ अपने से बड़ा कोई भी दिख जाए तो सास सर के पल्ले को भी आगे मुंह तक सरका देती है। कविता को कहीं जाने नहीं दिया जाता था। उसकी सास बस हर समय काम करने के लिए किचन में ही रखती थी। ऐसा लगता वो इंसान नहीं बैल कोल्हू हो, सब खटती रहे। कविता सोचती ऐसा हमारे यहाँ तो नहीं होता। सब काम के साथ साथ हंसी मजाक भी करते हैं, सब बड़ों के साथ भी बैठते हैं और अपने पतियों के साथ भी रहते हैं। पर यहाँ मैं तो क्या, कोई छोटा भी बड़ों के सामने बैठता नहीं है। हंसी मजाक की बात तो दूर है, देव भी अपनी माँ के सामने कविता के पास कम बैठता था, उससे बात भी कम करता। कविता जितना पूछती बस उतना ही जवाब मिलता। दिन बीतते गए। देव को दूसरे शहर में जाना पड़ता था काम के सिलसिले में। कई बार तो देव को आए हुए कई दिन हो जाते थे। ससुर थे नहीं और सास ने ही 5 बच्चों को पाला था। बाबूजी की जगह सास को काम मिल गया था, क्योंकि बाबूजी सारे बच्चे जब छोटे थे तब ही चल बसे थे। दोनों ननदों की शादी हो चुकी थी। बड़े भाई भाभी दूसरे शहर में नौकरी करते और रहते थे। छोटा देवर भी बाहर नौकरी करता था। देव बिचले बेटे थे जो साथ रहते थे। कविता काम करके जब भी सुस्ताने बैठती तो उसकी सास फिर से कोई काम कह देती। आने जाने वालों का भीड़ भी मेला लगा रहता था। कविता को सब बहुत अजीब लगता था। वो सोचती अगर शादी ऐसी होती है तो वो कभी शादी ना करती। इस बार जब से देव शहर गए कई महीने हो गए, बिल्कुल भी नहीं आते थे और फ़ोन करने पर फ़ोन भी नहीं उठाते थे। घर वालों ने पता किया तो पता चला कोई और लड़की है जिसके साथ देव ने पहले ही शादी कर रखी थी और एक बच्चा भी है उनकी। पर समाज के डर से कुछ नहीं बोला। पर सास को जब पता लगा तो कविता को ही दोषी मनाने लगी। कहने लगी, क्या करता देव बेचारा, तूने ज़्यादा कुछ तो लाई नहीं। सोचा था शादी करके आएगी तो ज़िंदगी संवर जाएगी, पर देव को ही बाहर काम के लिए जाना पड़ता है। हो गया जो होना था, अब रोना कैसा, कौन सा तुम्हें छोड़ रहा। कविता को जब पता लगा तो उसे झटका लगा, वह अंदर से टूट गई। कविता के सारे सपने और ज़िंदगी बर्बाद हो गई थी। उसकी माँ सदमे से पागल हो गई और पिता भी सेहत से लाचार हो गए थे। इसलिए कविता को ससुराल में ही रहने के लिए बोला। भाई और भाभी दोबारा से कविता की जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं थे। सबने अपना अपना पल्ला झाड़ लिया। कविता सोच रही थी कि आज क्या
मेरा मायके जाने पे भी रोक लग गई। वह मेरा घर नहीं था क्या? क्योंकि कविता 12वीं कक्षा तक ही पढ़ी थी, इसलिए नौकरी भी नहीं कर सकती थी। कविता के पास कोई चारा न था। वह ससुराल की इसी काल कोठरी में कैद होकर रह गई। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं था। आज शादी के कई साल हो गए, पर कविता की ज़िंदगी खाली पन्नों की एक बंद किताब की तरह रह गई थी। लोगों की डर की वजह से नहीं आती थी मायके। उसे यह भी पता चला सास ने पहले जेठानी को भी तंग किया था, पर नौकरी लगने की वजह से वह चली गई थी, कभी आई थी नहीं। कविता खुद को बहुत लाचार महसूस करती, सोचती अगर उसके माँ बाप ने उसको भी पढ़ाया होता तो वो भी आज अपनी मर्जी की ज़िंदगी जीती। जिसके भरोसे इस घर में आई उसने भी बीच मझधार में छोड़ दिया। कविता सोचती चलो सास खरी रोटी सुनती तो है, लेकिन सर के नीचे छत और 3 समय खाना और ज़रूरत तो पूरा करती है। कभी कभी महीने 4 महीने में देव भी आ जाते हैं। कविता ने अपने ज़िंदगी से समझौता कर लिया है कि वही उसकी किस्मत है। अगर आज कविता जैसी लड़कियां पढ़ी लिखी होती और उनके पास कोई नौकरी करने का तजुर्बा होता तो कविता की ज़िंदगी ऐसी ही होती। कविता अपने पैरों पे खड़ी होती। कविता जैसी कितनी ही लड़कियां समाज में घिनौनी कुरीतियों का शिकार हो जाती है और दहेज न मिलने पर ससुराल और मायका दोनों दुश्मन बन जाते हैं। बाद में कोई मायका अपनी ही बेटी को नहीं रखता जब तक कि बेटी अपने पैरों पर न खड़ी हो, क्योंकि शादी होने के बाद बहुत काम माँ बाप होते हैं जो बेटे की जिम्मेदारी उठाते हैं। हर कोई यही चाहता है बेटा वही किस्मत थी तुम्हारी, समझौता करो, और बेटी मजबूरी हो जाती है। सब सहने पर किसी तजुर्बे के अभाव में बेटी के लिए मुश्किल हो जाता है। कोई उसे अपनाता नहीं है। इसलिए साक्षरता का भी तभी महत्व है जब बेटियों को पढ़ाई लिखाई के साथ उनके खुद के पैरों पे खड़ा होना भी सिखाइए और ऐसे वक्त में अपनी बेटी बहन का साथ दे, उनको अकेला ना छोड़ो। आशा करता हूँ आप मेरी बात से सहमत होंगे। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। आपका क्या कहना है इस कहानी के बारे में? क्या ये कहानी सही है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह की कहानियाँ लगातार सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेट कर लीजिए, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँचे। तो दोस्तों मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।